नमस्कार। डीडी न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में बढ़ती हमारी हिंदी विषय पर। देश और दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी इस समय देश की सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है। अगर 2011 की जनगणना की आंकड़ों पर नजर डालें तो 2001 से 2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या में 10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 2001 से अगर हम बात करें 2001 में 41.03 लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया था, तो वहीं 2011 में ऐसे लोगों की संख्या 43.63% दर्ज की गई है। और जिस प्रकार से हिंदी का चलन लगातार बढ़ रहा है, उससे माना जा रहा है कि यह संख्या और बढ़ेगी। यदि विश्व पटल की बात की जाए तो विश्व भर में 75 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। इंटरनेट पर भी हिंदी का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल द्वारा जहां कुछ वर्षों तक अंग्रेजी सामग्री को अधिक महत्व दिया जाता था, वहीं अब गूगल हिंदी को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व डिजिटल माध्यम ने हिंदी समाचार पढ़ने वालों की संख्या करीब 5.5 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 14 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। इंटरनेट पर हिंदी का जो दायरा कुछ समय पहले तक हिंदी की चंद वेबसाइटों तक ही सीमित था, वहीं अब हिंदी अखबारों की वेबसाइटों ने करोड़ों नए हिंदी पाठकों को अपने साथ जोड़ा है। हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य विशाल विक्रम सिंह जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हम आपसे सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि हिंदी जो है वो वैश्विक पटल पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप देखिए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर भारत आता है या फिर अगर कभी किसी चीज़ को विश करना होता है, कोई ऐसा दिवस आता है, तो वो हिंदी में करता है, नमस्ते नमस्कार कहकर संबोधित करता है। क्या ये हिंदी की अपनी लोकप्रियता है? इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया भर के लोग भारत आते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो हिंदी में बात करें जी। ख़ास तौर से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या इस तरह से जो अपने राज्य को का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे लोग भारत आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ हिंदी में बात करें। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये कि हिंदी जो जनता हिंदी बोलती है, यानी हिंदी भाषी जो लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी है। अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि 2011 की जनगणना में 43.63% लोगों ने अपनी भाषा हिंदी बताया था जी। तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी पहली भाषा हिंदी बताई है। इसके अलावा एक दूसरा आंकड़ा ये भी है कि करीब 11% लोगों ने अपनी दूसरी भाषा हिंदी बताई है जी। तो पहली भाषा उनकी कुछ और भी होगी, लेकिन दूसरी भाषा हिंदी है। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो वो करीब 54 से 55% लोग हैं हिंदुस्तान में जो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, उसमें प्यार करते हैं, उनका दिल धड़कता है। तो ये 55% जो आबादी है आज के हिसाब से, आज एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश की आबादी करीब 140 से 41 करोड़ के बीच में है। तो उसका 55% अगर आप निकालेंगे तो ये 75 से 78 करोड़ के बीच में कहीं ठहर। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये 75 से 78 करोड़ लोग हैं जो हिंदी में समझते हैं, हिंदी में बात करते हैं, उनका स्पंदन दिल का हिंदी में होता है। तो इतनी बड़ी जनता को ध्यान में रख करके दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सोचते हैं कि उन तक पहुंचना है। अगर हम हिंदी में संबोधन करेंगे तो 75 करोड़ से सीधा संवाद हमारा होगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी। बिल्कुल सही बात। और आप ये देखेंगे कि 75 करोड़ की आबादी इतनी बड़ी आबादी है कि दुनिया के 2-3 देश ही होंगे जिनकी इससे ज्यादा आबादी होगी। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। मतलब अगर आप किसी भी देश में चले जाइए तो वहां पर हिंदी लोग मिल जाएंगे, हिंदी भाषा बोलते हुए लोग मिल जाएंगे आपको। तो इसके क्या कारण है सर? पिछले वक्तों में ये तो हुआ है, पिछले 35-40 सालों में या 50 साल मोटे तौर पर कह लें कि दुनिया जिस तरीके से ग्लोबल हुई है
उसमें देशों की सीमाएं अब बहुत मायने नहीं रखती हैं। एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हुआ है, वीज़ा की जो प्रक्रियाएं, कठिन प्रक्रियाएं हुआ करती थी वो आसान हुई हैं, और प्रतिभाओं को इस सुविधा के कारण एक देश से दूसरे देश में जाकर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो हिंदी प्रदेश की प्रतिभाएं हैं वो इसका फ़ायदा उनको भी मिला है, और न सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों में बल्कि भारत से बाहर भी जा कर के उन्होंने ये सब काम किया है, अपना काम किया है। तो जब वो हिंदी प्रदेश के लोग जाते हैं तो अपनी हिंदी भी लेके साथ चले जाते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो अपनी भाषा, अपना रिवाज, अपना खान पान लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जब भारत के लोग बढ़ेंगे, और पिछले वक्तों में दूसरा एक बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण ने भी उसके अपने चाहे जो भी निहितार्थ हो, लेकिन एक भौतिक रूप से एक प्रक्रिया की है कि एक भाषा का दूसरी जगहों पर पहुंचना, दूसरी भाषा का तीसरी जगह पर पहुंचना, ये अपेक्षाकृत ऐसे ही बढ़ती चली गई है। बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह जब प्रवास होते हैं तो अपनी भाषा जाती है, मातृभाषा जाती है, शैली जाती है, और जो अपने जो चीजें रहती हैं वो आदान प्रदान होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। जिस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पर देखिए, डिजिटल युग चल रहा है। डिजिटल युग में भी कई बार आप देखते होंगे आजकल मोबाइल लोग चलाते रहते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखिए विदेशी कई सारे पर्यटक होते हैं जो आते हैं। अगर हम युगांडा देश की बात करें, अफ्रीका की बात करें, या और भी कई सारे देशों की बात करें, तो लोग हिंदी में वीडियोस बनाते हैं, हिंदी में गीत गाते हैं, इवन रील तक बनाते हैं। तो हिंदी का ये भी बहुत अच्छा प्रयास कहा जा सकता है कि हिंदी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो अभी हम लोगों ने बात की कि करीब 75-76 करोड़ सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो लोग हिंदी समझते हैं। तो ये 75-76 करोड़ लोग एक बहुत बड़ा बाजार भी है। बिल्कुल। और आज की तारीख में दुनिया में कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसके केंद्र में आर्थिक कारण है, बाजार एक बहुत बड़ा कारण है। तो दुनिया भर के लोग अगर वो हिंदी में मान लीजिए कि काम करते हैं, हिंदी में कोई रील्स बनाते हैं, हिंदी में कोई गीत वो करते हैं, तो अचानक से 75 करोड़ लोगों का बाजार उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बाजारीकरण बहुत सर, जिस तरीके से बाजारीकरण की आप बात कर रहे हैं, बाजार को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग चीज़ों को कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपनी चीज़ों का उपभोग करते हैं। जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, जैसा कि हमने अभी शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया कि जो गूगल है पहले इंग्लिश भाषा को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करता था, उसको आगे बढ़ाता था। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो फिर उसमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके क्या कारण हैं सर? देखिए, गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, अंततः उनका भी तो लक्ष्य यही है कि जहां बाजार है वहां वो पहुंचेंगे, जहां मुनाफा है वहां वो पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक के जो तकनीकी विकास था उसमें हिंदी में जो लोग काम करते हैं वे लोग ऑनलाइन माध्यमों में और डिजिटल माध्यमों में कम काम करते थे, तो उनको कम सर्च मिलता था, जिससे उनका मुनाफा कम होता था। और ज़्यादातर बहुत सारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़के और आबादी या जनता ऐसा करती थी, तो उनको रिस्पांस अंग्रेजी में ज़्यादा मिलता था। लेकिन जब हिंदी पढ़ने वाले लोग भी आए तो गूगल भी, जो हम लोग बात कह रहे थे कि बाजार के हिसाब से सब अपने आप को अपडेट करते हैं, तो गूगल ने भी देखा कि इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल ने अपने आप को हिंदी में अपडेट किया है। अब आपको याद होगा, बहुत पहले 10 साल पहले तक ऐसा था कि आपको हिंदी में टाइप करना कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे, मोबाइल में बहुत मुश्किल काम हुआ करता था जी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रख करके उन्होंने हिंदी की टाइपिंग इतनी आसान कर दी है कि आप कीबोर्ड पर रोमन का शब्द टाइप करते हैं और वो देवनागरी में आ जाता है। तो ये सब बाजार की ज़रूरतों और मुनाफे की जो प्रतिस्पर्धा है उसके तहत हिंदी की जनता तक ये लोग खुद ब खुद पहुंच रहे हैं, गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो। बिल्कुल। विक्रम जी, जिस तरीके से आप हिंदी को पढ़ने की बात करते हैं, अगर हम वैश्विक पटल पर जाते हैं तो कई सारे देशों में हिंदी पढ़ाई जाने की बात नज़र आती है। कई सारे जो संस्थान हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, तो कितने सारे जो संस्थान होंगे वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, इस पर कुछ अगर बात अपनी आप रखना चाहें तो? हाँ, देखिए, एक तो वजह ये है कि
दुनिया भर में जब भारत की ताकत, एक आर्थिक ताकत के बतौर भारत एक बहुत बड़ा बाजार बना, तो दुनिया भर को उनकी इच्छा हो या न हो, भारत को मान्यता उनको इस एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में देनी ही पड़े थी। तो जब आप किसी भी देश के बाजार में घुसना चाहते हैं और उस बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप जानें कि उस देश की जनता किस भाषा में सांस लेती है, किस भाषा में प्यार करती है, किस भाषा में अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। तो उनका अध्ययन करने के लिए भी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप जब तक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को, जब तक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को, लोगों के भावनाएं किस तरीके से काम करती हैं, स्थानीय रिवाज क्या है, उन सब चीज़ों का आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप बाजार में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि इन हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों के लोकवृत्त का अध्ययन करना भी उन भाषाओं में शामिल है। जैसे आप देखेंगे, जब आप ये कह रहे हैं, तो यूरोप के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का ऐसा कोई, जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है, एक विभाग है, ये भारत के बहुत सारे विभागों में, विश्वविद्यालयों में एक विभाग है, तो वहाँ सिर्फ हिंदी विभाग नहीं है, वो असल में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र है या सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र है, और उसके तहत वो हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी का कोई अलग से विभाग जैसे कि भारत में खुला, ऐसे नहीं खुला है। हाँ। तो जिसमें वो संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जिसमें वो सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जिसमें भाषा का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक तौर पर जो सामूहिक मनोविज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं। और इन सब के माध्यमों से आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा उत्पाद किस इलाके में कितना बिक सकता है, उसको किस तरीके से विज्ञापित किया जाए। तो ये सब अध्ययन करना, यानी कि ये जो भारत की हिंदी बोलने वाली जनता का दबाव है विश्व की अर्थव्यवस्था पर, इस दबाव के कारण बहुत सारे देशों ने हिंदी और भारत की संस्कृति और इन तमाम चीज़ों के अध्ययन के लिए केंद्र खोला। बिल्कुल। विशाल विक्रम सिंह जी, ये चीज़ बताएं, कई बार एक सवाल है जो उसमें अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन दोनों में क्या कुछ अलगाव हैं, क्या कुछ डिफरेंस हैं, उसको बताएं। इसमें बहुत साफ है। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और वो इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया, मान्यता दी। तो इस बात को बार बार याद रखने के लिए और इस बात के बहाने हिंदी का और ज़्यादा आधार ताकतवर करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अभी जहां हिंदी ठीक से नहीं पहुंची वहां पहुंचे। लेकिन 10 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं वो है विश्व हिंदी दिवस जी, और इसकी शुरुआत हुई है 2006 से। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी पहल की थी और शुरुआत हुई थी। तो 10 जनवरी को इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भारत की सरकार की मदद से, भारत की सरकार का ही आयोजन होता है, एक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो 10 जनवरी 1975 को उस समय की हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहलकदमी पर वो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में हुआ था जी। और इस दिन ही संयुक्त राष्ट्र में 1949 में, यानी 10 जनवरी को, वो 10 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में 10 जनवरी को ही 1949 को हिंदी में भाषण दिया गया था। इसको स्थायी रखने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया। और 2006 में जब मनमोहन सिंह जी की पहलकदमी पर यह शुरू हुआ तो उसका उद्देश्य ये है कि हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में विकसित किया जाए और हिंदी का प्रचार प्रसार जो है उसके लिए लोगों को और जागरूक किया जाए जी। तो एक का तो लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे का लक्ष्य है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उसको समय समय पर कैसे याद दिया जाए, रखा जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल से दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है, मतलब समझने की बात रहती है। अगर आप चूंकि दुनिया की जो राजनीति है, जो इकोनॉमी है और जो इस तरह के तमाम संदर्भ हैं वो एक साथ दोनों स्तरों पर गति करते हैं,
राष्ट्रीय आपको समस्याओं को भी और समाधानों को देखना पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और समाधानों को भी देखना पड़ता है। जी, तो पिछले लंबे वक्त से हिंदी का एक दावा है कि हिंदी को विश्व भाषा की तरह मान्यता मिले, और उसके लिए हम, और लगभग मिल भी रही है। हाँ, हमारी सरकारें खूब कोशिश कर रहे हैं, हमारा समाज कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हिंदी बोलने वाली जनता है अब वो इसके लिए तैयार है। अगर चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर लीजिए, वैश्विक पटल पर। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हम एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि जो व्यावसायिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अंग्रेजी को ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है, और अगर हम हिंदी की बात करें तो थोड़ा सा कम उसको आंका जाता है। तो ऐसे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब हिंदी को और कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके क्या मतलब हैं? देखिए, इस बात में मैं आपसे बात कहूँ उससे पहले एक बहुत स्पष्ट कर देना है जी कि कम से कम हिंदुस्तान में तो ये ज़रूर ही है, और हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं उसमें ये बहुत साफ है कि दुनिया की किसी भी भाषा का किसी भी भाषा से कोई विरोध नहीं है। तो यह हिंदी और अंग्रेजी का जो विरोध लोग समझते हैं, हिंदी का अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है जी। हिंदी का उर्दू से कोई विरोध नहीं है, संस्कृत का अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, या मलयालम या कन्नड़ का या किसी का भी आपस में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दुनिया की सभी भाषाओं को वहाँ की जनता ने पैदा किया है, और उन भाषाओं में उस जनता का एक दिल धड़कता है, और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है खास इलाके की जनता का कि जो वहाँ की भाषा में ही व्यक्त होता है। तो मनुष्य की सभ्यता के विकास के क्रम में जो समुच्चय बन करके भाषा में ज्ञान है, उससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सवाल है कि अंग्रेजी को तवज्जो मिलती है, अंग्रेजी और हिंदी को उसकी तुलना में कम मिलती है, इसको समझने के लिए हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं और हमारी जो रोजगार संबंधी नीतियां हैं उसके बारे में समझना पड़ेगा। यदि कोई भी भाषा या कोई भी माध्यम रोजगार दिलाने का माध्यम बनेगा और जनता का यह भरोसा कायम होगा कि अमुक भाषा पढ़ने पर हमको रोजगार उपलब्ध होंगे, हाँ, नौकरी मिल जाएगी और रोजगार मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो धारा का प्रवाह है वो उस तरफ ढुलकेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में क्यों, हमेशा भी नौकरी का सवाल आजीविका के सवाल से बहुत जुड़ा हुआ सवाल है। तो अगर अंग्रेजी भाषा को तवज्जो मिल रही है, तो जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं और उसकी तुलना में भारत की कोई भी भाषा पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले को आसानी से ज्यादा कारण, बहुत बड़ा कारण आर्थिक नीतियां ही कारण। बिल्कुल, आप विशाल विक्रम जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी भाषा का किसी दूसरी भाषा से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, अगर हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगर हिंदी को इंग्लिश से मिला देते हैं तो एक नई भाषा का जन्म होता है, इंग्लिश जो आजकल बहुत चलन में आ गया है। तो ये कितना सही है और क्या इसके कुछ नुकसान हैं या क्या कुछ फायदे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के सिलसिले में ही क्यों देखा जाए, भाषाओं की खासियत ही यही है कि भाषाएं किसी भी तरह की बाधा नहीं मानती हैं, किसी भी तरह की जाति की बाधा, देश की बाधा, महाद्वीपों की बाधा, धर्मों की बाधा नहीं मानती है। हमारे पुरखे कबीर ने कहा है कि भाखा बहता नीर है, वो बहता हुआ पानी है। तो जब कोई पानी बहता है तो उसमें बहुत सारा पानी मिलता है। गंगा जब गंगोत्री से शुरू होती है और महासागर में जाके मिलती है तो न जाने कितनी नदियां उसमें मिलती हैं, और वो सारी नदियां मिलकर के गंगा को और ज्यादा समृद्ध करती हैं। इसी तरीके से नर्मदा भी होगी, ताप्ती भी होगी, बहुत सारी, सिंधु भी है। तो भाषाएं हमेशा एक दूसरे से, जैसे ही दो संस्कृतियां मिलती हैं, दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में आपस में संवाद होगा, संपर्क होगा, हेलमेल होगी तो होगी। जैसे कि इसी तरह का एक बहुत बड़ा सुंदर आविष्कार हुआ है हमारे देश में मध्यकाल में, वो उर्दू का हुआ है कि जब हिंदी बोलने वाली जनता और फारसी बोलने वाली जनता, इन दोनों संस्कृतियों का आपस में मेल हुआ तो उर्दू नामक एक भाषा पैदा हुई।
इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी इलाके में भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ करके उर्दू नहीं बोली जाती जी। ये सिर्फ यहाँ की। तो इसी तरीके से आज के समय में यदि कोई भाषा अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, सिंध हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कुछ भी हो, तो वो अगर उनके साथ हमारा मेल जोल बढ़ रहा है, आर्थिक सामाजिक गतिविधियां और मेल मिलाप बढ़ रहा है, तो भाषा भी बनेगी। अभी वो सही है कि गलत है, ये बात करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी नया परिवर्तन हो रहा है उस पर कोई वैल्यू जजमेंट जिसको कहते हैं मूल्य निर्णय देने के बजाय पहले उसको देखना चाहिए, स्वीकार्यता उसकी बननी चाहिए। पहले वो घटित तो हो, समझ में तो आए कि फिर उसमें क्या नया बन रहा है। हो सकता है कोई ऐसा रचनात्मक काम हो जाए जो देख करके हम दंग हो जाएंगे। बिल्कुल, ये वक्त आने वाला वक्त बता सकता है। बिल्कुल वक्त पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बात कही आपने विशाल जी। हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे कलाकार होते हैं। अगर हम एक उदाहरण दें तो एक फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हुए डेविड बेकहम जिनका नाम है, उन्होंने अपने कलाई पर, अपने हाथ पर अपनी पत्नी का नाम हिंदी में लिखवा रखा है। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हुए जिन्होंने हिंदी के टैटू बनवा रखे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देते हैं, हिंदी को बढ़ावा देते हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग हिंदी से में बोलचाल करते हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ों में इस तरह के उसका सेवन करते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये स्वागत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे इस तरह का काम तो डेविड बेकहम तो मशहूर हैं, बहुत सारे दोस्त हम लोगों के दोस्त करते हैं जो नहीं जाने जाते, तो जनता ऐसा करती है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई बड़ा ब्रांड जब इस तरह का काम करता है तो लोगों का ध्यान जाता है उस तरफ। बिल्कुल। तो ये बहुत संस्कृतियों के मेल जोल का बहुत अच्छा उदाहरण है। और यूरोप का कोई आदमी हिंदी में हाथ गुदवाए, हम जो है कि हम एशिया के किसी दूसरी भाषा में हिंदुस्तान के लोग गुदवाएं, अमेरिका के लोग चीन की भाषा में गुदवाएं, चीन के लोग पता चले अफ्रीका की भाषा। तो ये तो बड़ा विचारों और संस्कृति का एक आदान प्रदान होता है। तो ये बहुत अच्छा एक अच्छा संसार हम बनाएंगे इससे, जो ज्यादा मानवीय, ज्यादा सहिष्णु और ज्यादा बेहतर मेल जोल वाला, कि हम हमारी भाषा कुछ और है लेकिन मैं आपकी भाषा का भी सम्मान करता हूँ और ऐसा करता हूँ। तो कितनी सुंदर दुनिया बनेगी। ये अच्छी रचनात्मक प्रक्रिया कहा जा सकता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो रचनात्मक सभ्यताएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। एक चीज़ जो और कई बार देखने को मिलती है कि अगर हम सरकारी विभागों की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर सरकारी विभागों में तो हिंदी को पूर्णतया अच्छे से उसका अनुपालन किया जाता है। लेकिन कुछ अगर हम प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदी को दूसरे दर्जे में रखा जाता है या फिर इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है। तो ऐसी जगहों पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हिंदी जो इस्तेमाल करने वाली जनता है उस जनता को इतना सक्षम करना पड़ेगा कि जिसका आपने जिन लोगों का जिक्र किया वो माने। इसको मैं कहना ये चाहता हूँ, ये थोड़ी अमूर्त किस्म की बात हो गई, इसको मूर्त करता हूँ कि देखिए, भाषा का अपना कोई जनता से, समाज से अलग हट करके भाषा का अपना कोई सम्मान नहीं होता है जी। वो जनता का सम्मान होता है जो भाषा में व्यक्त होता है। और जो जनता नए आविष्कार करेगी, जो जनता वैज्ञानिक चेतना की जनता होगी और नए नए आविष्कार करेगी, जो जनता सांस्कृतिक रूप से अपने आप को बेहतर करेगी और अपनी संस्कृति को अपनी भाषा में प्रकट करेगी, जो दूसरी जनताओं का स्वीकार करेगी और उनके अलग होने को भी बिना किसी दबाव के स्वीकार करेगी, तो उस भाषा का भी सम्मान होगा। जैसे अगर हिंदी प्रदेश में मान लीजिए कि एक ऐसी वो हो कि इतने संस्थान खुलें जो विज्ञान को बढ़ावा देते हैं और बुनियादी जो विज्ञान है लोगों को मदद करने वाला, वो सब आविष्कार हो, तो निजी कंपनियां तो अपने आप आ जाएंगी। बिल्कुल, कि हिंदी बोलने वाले लोग इसका आविष्कार कर रहे हैं और हिंदी में आविष्कार कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी, क्योंकि उनका वही लक्ष्य है। बिल्कुल सही, मुनाफा। बिल्कुल। अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य एक बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। अगर हम वेब सीरीज़, अगर सिनेमा की बात करते हैं तो वेब सीरीज़ भी बहुत तेज़ी से आजकल बढ़ रही हैं, उसमें भी हिंदी का अपना बहुत ज़्यादा चलन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक अच्छे संकेत दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, देखिए, अच्छे संकेत ही हैं ये तो, और ये सब संकेत जनता के संकेत हैं। 75 करोड़ लोग हैं, कौन लोग पसंद कर रहे हैं। सिनेमा में, वेब सीरीज में इतना पैसा लगाते हैं, आप करोड़ों रुपए लगाते हैं जी,
कितना करोड़, अब तो सुनने में आता है कि 100-200 करोड़ भी अब छोटी धनराशि हो गई, हजार तक का मामला होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा दर्शक वर्ग चाहिए जो उसका उपभोक्ता हो उस सिनेमा का, क्योंकि सिनेमा हो, वेब सीरीज हो, इस तरह की तमाम चीज़ें एक तरह का उत्पाद ही तो हैं। तो इतने सारे लोग, जब आप हिंदी में बनाते हैं तो आप लोग देख लेते हैं। हिंदी में कोई एक वेब सीरीज, मान लीजिए कि हिंदी में एक पंचायत वेब सीरीज आती है, तो मैं देखने जा सकता हूँ, मैं हिंदी का आदमी हूँ, हिंदी बोलता हूँ, लेकिन अगर मुझे अंग्रेजी में वही चीज़ मिलेगी तो मैं नहीं जाऊँगा देखने, बिल्कुल नहीं, उसका उपभोक्ता नहीं होऊंगा। तो ये सब उपभोक्ता वाला ही मामला है कि बाजार में जिसके उपभोक्ता ज़्यादा होंगे उसके लिए ज़्यादा कंटेंट आएगा। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि वो हिंदी में परोसा तो जा रहा है, लेकिन वो हिंदी की जनता के स्वभाव के अनुसार भी है क्या? अब ये चूंकि बातचीत दूसरे संदर्भों की बातचीत है, इसलिए उस पर फिर कभी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनता का स्वभाव यदि उसमें प्रदर्शित होता है तो बात बनेगी, सिर्फ भाषा से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल विक्रम सर, जिस तरीके से आपने आज हिंदी को लेकर के इतनी बढ़िया जानकारी दी, हमारे सवालों को जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि वक्त की कमी है, हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमने आज हिंदी विषय पर बात की और हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगली बार हम आपसे फिर चर्चा करेंगे नए मुद्दों पर, नए विषयों पर। इसी के साथ नमस्कार।